हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति है इसमें एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा हम लोग बिहार बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति से संबंधित एक सीरीज चला रहे हैं और इसके साथ साथ बिहार पुलिस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये बिहार पुलिस में भी काम देंगे, बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है और बिहार पुलिस में भी काम देंगे। तो जैसे पिछले बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे मैथ भी चल रहा है, साइंस भी चल रहा है, हम पॉलिटी भी लेके आ रहे हैं और धीरे धीरे हिस्ट्री का भी वीडियो आएगा, इकोनॉमिक्स का भी वीडियो आएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए दोस्तों, यहाँ भी पढ़िए कहीं और भी पढ़िए, क्योंकि अंतिम रिजल्ट आपको रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। और ये त्योहार चल रहा है, हम पहले भी कह चुके हैं, तो इस त्योहार में आप भी इसके हिस्सेदार बनिए और अपनी नौकरी लेके घर जाइए। तो दोस्तों जैसा कि ये वीडियो चल रहा है, आप लोग का समर्थन भी बहुत अच्छा मिल रहा है, इसी तरीके से चैनल को अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए। शेयर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों हम पॉलिटी जो पढ़ा रहे हैं और पॉलिटी में हमारा जो पिछला सीरीज था, उस पिछले सीरीज में हम बताए थे संघ और उसका क्षेत्र, संघ एंड उसका क्षेत्र। तो संघ और उसका क्षेत्र का मतलब क्या था दोस्तों, कि हम लोग ये बना चुके थे, ये एक भारत है और इस भारत का निर्माण हम लोग कर चुके थे और भारत को बता चुके हैं कि भारत की टेरिटरी क्या होगी। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 पढ़ चुके हैं। और इसी तरीके से आज जो टॉपिक दिख रहा होगा, आज आपको दिख रहा होगा नागरिकता। तो ये कैसे पढ़ रहे हैं, देखिए ये भी एक सीरीज चल रही है। जिस तरीके से इतिहास में कहानियां, उसी तरीके से पॉलिटी में भी कहानियां हैं। तो पहले अगर संघ बना लिए या ये घर बना लिए, मान लीजिए जैसे आप ही अपना एक घर बना लेते हैं, तो उस घर में रहने के लिए फिर कुछ लोग भी तो होने चाहिए। तो उन लोगों को बताने के लिए कुछ व्यवस्था होगा कि भाई ये घर है और इस घर में कौन कौन लोग रहेंगे। तो ठीक उसी तरीके से ये एक नक्शा बना लिया और इसको बोला कि ये क्या है, इंडिया। आर्टिकल 1 कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत। तो भारत जो इंडिया है वही भारत है। तो अब घर तो बन गया, लेकिन घर में रहने वाले नागरिकों को भी तो डिफाइन करना होगा और वही डिफाइन जो है वो नागरिकता चैप्टर में हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो नागरिकता चैप्टर में हम लोग सिटीजनशिप, नागरिकता या सिटीजनशिप की बात करेंगे। ये दिया कहां गया है, तो ये दिया गया है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसकी चर्चा की गई है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की चर्चा की गई है और संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में किसकी चर्चा की गई है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। तो घर बना लिए, घर में अब लोगों को बना लिए। तो आखिर नागरिकता की आवश्यकता पड़ क्यों रही है, ठीक है, आखिर नागरिक बताने की आवश्यकता क्या है। तो देखिए आप समझिए कि सबसे पहले अगर आप देश के भीतर हैं, आप अपने घर में हैं, इसको बस एग्जांपल से समझिएगा, आप अपने घर में हैं, तो आपको बताने की जरूरत है कि आप इस घर के सदस्य हैं कि नहीं है। उसी तरीके से अगर आप भारत में हैं तो आपको नागरिकता की बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप नागरिक हैं कि नहीं है। लेकिन जैसे ही आप भारत से बाहर कहीं यात्रा करने चले गए, ठीक है, टूर पे निकल गए, कहीं घूमने गए, मालदीव चले गए, अमेरिका चले गए, जॉब करने ब्रिटेन चले गए, तो अब वहां आवश्यकता पड़ेगी कि आप किस देश के नागरिक हैं। ठीक उसी तरीके से हम अपने देश में तो नागरिक हैं, लेकिन हमारे देश में अगर मान लीजिए कोई फ्रांसीसी नागरिक कोई घूमने आ गया है, कोई अमेरिकन घूमने आ गया है, तो उसको भी तो पता लगाना होगा कि ये किस देश का है और हमारे देश का नागरिक है कि नहीं है। तो वो नागरिकता अब ऐसा जरूरत क्यों पड़ा है, क्यों नागरिक बताना पड़ेगा, क्योंकि नागरिकों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, उनके कुछ कर्तव्य होते हैं और उनको कुछ और भी अधिकार जैसे कुछ छूट मिली होती है। उन्हीं चीजों पे आज चर्चा करेंगे और उसके बाद अनुच्छेद 5 से 11 तक को आज देखेंगे और अगले सीरीज में फिर आगे आपको बताएंगे कि अगले सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए समझते हैं कि नागरिकता की आवश्यकता क्या पड़ी और नागरिकता और बहुत सारी चीजें जो है उन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप ऐसे भी इस देश के नागरिक हैं, तो केवल शिक्षा के लिए ही नहीं या केवल नौकरी के लिए नहीं, आप उस तरीके से भी जानकारी के लिए कि भारत के नागरिक कौन हो सकते हैं, नागरिकों को क्या अधिकार है, इसके लिए भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो समझते हैं, आइए देखते हैं। तो अगर भारत में है तब तो किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। नो दस्तावेज इफ यू इन इंडिया। अगर आप भारत में है तो नागरिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड अलग चीज है, आधार कार्ड नागरिकता नहीं है। नागरिकता दिखाने के लिए जैसे ही आप विदेश की यात्रा करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप विदेश की यात्रा करेंगे, वहां आपको एक भारत सरकार द्वारा एक पासपोर्ट मिलता है और उस पासपोर्ट पे लिखा होता है भारत का नागरिक, ठीक है। उस पासपोर्ट पे लिखा होगा भारत का नागरिक, तब आपको पता चलेगा कि आप किसी दूसरे देश में हैं और आपको नागरिकता बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि हाँ आप भारत के नागरिक हैं। तो किसी भी आधुनिक राज्य में, अपने चैप्टर पे चलते हैं, किसी भी आधुनिक राज्य में क्या जरूरत पड़ता है, कुछ लोग रहेंगे, ठीक है। किसी भी आधुनिक राज्य में कुछ लोग होंगे, पीपल या लोग होंगे। तो अब ये लोग दो तरह के होते हैं। देखिए ये नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। ये लोग जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं नागरिक और एक होते हैं विदेशी। तो अब इन दोनों में अंतर कैसे कर दिया कि भाई कौन नागरिक होगा कौन विदेशी होगा। तो पहले नागरिकों को समझते हैं, फिर विदेशियों को समझते हैं कि विदेशी कौन होंगे। तो देखिए नागरिक जो होगा वो भारत देश का पूर्ण सदस्य होगा,
ठीक है, इस देश का वो पूर्ण सदस्य होगा। जिस तरीके से आप अपने घर के पूर्ण सदस्य होते हैं उसी तरीके से भारत का वो पूर्ण सदस्य होगा। उसको सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अब नागरिक अधिकार मतलब जैसे मौलिक अधिकार, और राजनीतिक अधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार इत्यादि। तो वही लिखा हुआ है नीचे अनुच्छेद में। देखिए, पहला नागरिक क्या होगा, पूर्ण सदस्य होगा, उसे सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अब वो नागरिक और राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो जैसे जो मौलिक अधिकार हमारा कह रहा है, आगे हम लोग का इसके बाद अगला चैप्टर वही होगा हम लोग का, और उसी पे बात भी करेंगे कि कौन नागरिक मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार। तो एक तो अनुच्छेद 15 में कुछ विशेष परिस्थितियों में समानता का अधिकार है, वर्ग विभेद को रोकता है। 16 नौकरियों में समानता का अधिकार। 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है, अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। और 30 में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को क्या किया गया है, शिक्षा संबंधी बहुत सारी व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ जो नागरिक है उन्हें राजनीतिक अधिकार अभी बताए, तो 325 में उन्हें वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, और 326 में उन्हें क्या करना है, चुनाव लड़ने का। किसी भी लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय मतलब नगर पालिका और पंचायतों में वो चुनाव लड़ने के हकदार होते हैं। तो ये है नागरिक। उसके साथ साथ क्या हो सकता है, वो सभी प्रमुख पदों पर चयनित होने के लिए क्या है, एलिजिबल है। सभी प्रमुख पद मतलब जैसे वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, महान्यायवादी बन सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। ये सभी कौन कर सकते हैं, भारत के नागरिक कर सकते हैं। और अगर इनको कुछ अधिकार मिला है, किसी पद पर चयनित हो सकते हैं, तो इनका कुछ कर्तव्य भी डिसाइड किया गया है। वो मौलिक कर्तव्य में आप देखेंगे संविधान के भाग 4A में, तो मौलिक कर्तव्य, कुछ कर्तव्य क्या है, जैसे टैक्स जमा करना। अगर आप इस देश के नागरिक हैं और एक सर्टेन अमाउंट अगर आप अर्न कर रहे हैं, अगर इनकम है, तो आपको टैक्स देना होगा, तभी ये देश कैसे प्रगति करेगा, तभी ये देश विकास कर पाएगा जब आप टैक्स देंगे। राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। अब राष्ट्रगान आप देख लीजिएगा, राष्ट्रगान क्या है आपको पता होगा, याद होगा, ठीक है। उसी तरीके से राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना होगा, जो हमारा नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर में, उस राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना होगा इत्यादि, ETC। और भी बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जो नागरिकों को फॉलो करने होते हैं। अब विदेशी क्या करते हैं, तो देखिए विदेशियों को क्या होता है, केवल मानवाधिकार प्राप्त होते हैं। अब केवल मानवाधिकार जैसे, अच्छा पहले तो ये देखें, अब विदेशियों को केवल मानवाधिकार। अब मानवाधिकार का मतलब होता है कि मानव के रूप में पैदा होने पर उसे कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। जैसे समानता का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, जैसे उपाधियों का अंत, बहुत सारा, जैसे छुआछूत से संबंधित अधिकार है। जैसे अब इनको कौन कौन से, जैसे मान लीजिए कि 14 मिल जाएगा इनको, ठीक है, 17 मिल जाएगा इनको। आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल मौलिक अधिकार में 14, 17, 18, 25 मिला हुआ है, 23 मिला हुआ है, 24 मिला हुआ है, जो जबरदस्ती आपसे श्रम नहीं कराया जा सकता, बालकों से श्रम नहीं कराया। 25 में कह रहा है धर्म मानने के लिए आप छूट है। तो ये विदेशियों को मिले हुए हैं। लेकिन विदेशी भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक दोस्त और एक दुश्मन। तो दोस्त और दुश्मन में क्या अंतर है, तो दोस्तों को तो ये सारे अधिकार मिलेंगे। जैसे अब जो दोस्त है, यहां समझ लेते हैं, जो दोस्त है, इस दोस्त को अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार प्राप्त होगा, अनुच्छेद 17 यानी छुआछूत से संबंधित अधिकार प्राप्त होगा, अनुच्छेद 18 होगा उपाधियों का अंत हो जाएगा, भाई कोई भी आएगा उपाधि नहीं होगी, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 मिला होगा, आपसे जबरदस्ती श्रम नहीं कराया जा सकता, आपके बच्चों से श्रम नहीं कराया जा सकता। ये सारे दोस्तों को प्राप्त होंगे, ठीक है। लेकिन दुश्मन भी एक आपके देश में दुश्मन भी रह सकते हैं। तो दुश्मनों को कौन कौन से अधिकार होंगे या कौन कौन से अधिकार नहीं होंगे। तो पहले तो दुश्मन होगा कौन, तो जिस देश के साथ, अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, तो वो देश का, उस देश का नागरिक क्या हो सकता है, हमारा दुश्मन हो सकता है। परंतु ध्यान रखिएगा, जिस देश के साथ युद्ध चल रहा हो, अगर युद्ध नहीं चल रहा है, जैसे यहां लिखा हुआ है शांति के काल में, ठीक है, अगर पीस टाइम है, शांति के काल में कोई भी देश का किसी भी नागरिक, किसी भी देश का कोई भी नागरिक हमारा दुश्मन नहीं होता है, ठीक है। शांति के काल में कोई भी दुश्मन नहीं होता। युद्ध के काल में जिस देश के साथ युद्ध चल रहा है वो हमारा क्या हो सकता है, दुश्मन हो सकता है। और दुश्मनों को देखिए, दोस्तों को अनुच्छेद 22 भी प्राप्त होता है। अब 22 क्या कह रहा है, 22 कहता है निरोध और गिरफ्तारी से छूट दे रखा है। निरोध यानी कि आप क्राइम नहीं किए हैं, और क्राइम नहीं किए हैं परंतु क्राइम करने वाले हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इसी के तहत आतंकवादी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, या कुछ गलत अवैध गतिविधियों में संलिप्त होते हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो आप क्राइम किए नहीं है, अभी कमिट करने वाले हैं, उससे पहले ही आपको गिरफ्तार कर ले। जैसे न्यूज में सुनते होंगे कि NIA ने यहाँ पे इतने आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया। तो यह है अनुच्छेद 22। दोस्तों को प्राप्त होता है परंतु दुश्मनों को प्राप्त नहीं होता है, उनसे अनुच्छेद 22 भी छीन लिया जाता, ठीक है। अनुच्छेद 22 भी जो दुश्मन देश के जो लोग होंगे
विदेशी जो दुश्मन होंगे उनसे अनुच्छेद 22 भी नहीं मिलेगा। तो अगर प्रश्न पूछ लिया कि दुश्मन देश के नागरिकों को निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त होता है, कौन सा अधिकार प्राप्त होता है, मान लीजिए दे रखा है 21, 14, 15 और 22 और आगे दे दिया नन ऑफ दीज, तो आपका उत्तर क्या होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि दुश्मनों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और ये सारे जो अधिकार लिख रखे हैं, ये 3 अधिकार 21, 14 और 22, ये किसको प्राप्त होते हैं? ये दोस्त को प्राप्त होते हैं। और अनुच्छेद 15 जो है वो ओनली नागरिक, वो केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। यहां जो 15, 16, 19, 29, 30 जो लिखे हैं, याद रखिएगा ये केवल और केवल इस देश के नागरिकों के लिए है, किसी विदेशी के लिए प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अब हुआ क्या। तो अब देखिए, अब इतना बात तो हम समझ गए, एक बैकग्राउंड समझ गए कि नागरिकों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि डिफर करना था किसमें? इस देश के नागरिकों में डिफर करना था और विदेशियों में डिफर करना था। तो डिफरेंस बना लिए। अब डिफरेंस बनाने के बाद आते हैं जो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में चर्चा की गई है, उन बातों की चर्चा करते हैं। तो संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में क्या किया गया है? नागरिकता संबंधी चर्चा की गई है। लेकिन यह नागरिकता संबंधी चर्चा में कहा क्या गया है? तो कहा यह गया है कि यह अस्थायी और विस्तृत चर्चा नहीं करती है, अस्थायी और विस्तृत चर्चा नहीं करते। तो भाई क्या करता है अनुच्छेद 5 से 11 में, किस बात की चर्चा है? तो यह केवल उन लोगों की चर्चा कर रहा है दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने थे। याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 में उन लोगों की चर्चा की गई है जो 26 जनवरी 1950 के भारत के नागरिक बने थे। क्यों? क्योंकि यही वो दिन है, 26 जनवरी 1950 ही वो दिन है जिस दिन भारत का संविधान जो है वो क्या हुआ था? लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसी दिन पता चला कि हमारे देश की टेरिटरी क्या है, तो इसी दिन बताया जाएगा कि इस देश के लोग कौन होंगे। तो यही बात उस दिन बताया कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इस देश का नागरिक होगा। तो फिर आगे कैसे पता चला कि भाई 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई इस देश में पैदा हुआ या कोई बाहर से आया तो वो कैसे इस देश का नागरिक बन सकता है? तो उसकी चर्चा के लिए क्या कर दिया गया? एक अनुच्छेद 11 बनाया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 11 के माध्यम से एक संसद है दिल्ली में, ठीक है, इस संसद को क्या कर दिया गया? ये अधिकार प्रदान किया गया कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून है, नागरिकता यानी इस देश का नागरिक कौन होगा, उस नागरिकता संबंधी मामलों के लिए कौन निर्माण करेगा कानून? वो कानून निर्माण करेगा संसद। ठीक है, वो कानून कौन निर्माण करेगी? संसद। क्यों निर्माण करेगी? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता का मतलब इस देश में कोई केरल का नागरिक नहीं है, इस देश में कोई बिहार का नागरिक नहीं है, इस देश में सभी लोग किसके नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। ठीक है, जबकि अमेरिका में, जबकि यूएसए में क्या है कि दोहरी नागरिकता वहां पाई जाती है, दोहरी नागरिकता। अब दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति केंद्र का भी नागरिक होता है, उसके पास 2 प्रकार की सिटीजनशिप होगी। एक तो होगा कि वो यूएसए का नागरिक होगा और दूसरा क्या होगा, वो न्यूयॉर्क एक स्टेट है तो न्यूयॉर्क का भी नागरिक हो सकता है, वॉशिंगटन डीसी का भी नागरिक हो सकता है। तो इसलिए वहां राज्यों की भी अलग नागरिकता है और केंद्र की भी अलग नागरिकता है। ठीक है, भारत में किसी राज्य की अपनी नागरिकता नहीं है, केंद्र की नागरिकता है या भारत की नागरिकता है। इसीलिए अधिकार, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसको प्राप्त हुआ? संसद को प्राप्त हुआ। और इस आधार पर संसद ने क्या किया? 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया 1955 में, और समय समय पर इनमें क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा जो होगा वो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पे चर्चा करेंगे कि आखिर 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इस देश के नागरिक बने थे। और ये यही 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो अगला लेक्चर होगा उस अगले लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे कि अब किस तरीके से भारत 26 जनवरी 1950 के बाद किस तरीके से भारत की नागरिकता अर्जित की जा सकती है और किस तरीके से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो आइए, पिछली बार हम लोग क्या देखे पिछले वाले में कि वहां देखे कि नागरिकता कौन नागरिक होंगे, कौन विदेशी होंगे, विदेशियों को क्या अधिकार होंगे, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे। और वहीं हम लोग देखे कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की चर्चा की गई है। और यह नागरिकता की चर्चा 26 जनवरी 1950 को कौन इस देश के नागरिक होंगे, इसी बात की चर्चा की गई है।
आज अब इसमें जो हम लोग देखेंगे अगले फ्रेम में, यहां हम लोग देखेंगे कि अब वो 26 जनवरी 1950 को कौन इस देश का नागरिक होगा। जैसा कि अभी बताए कि जो संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक चर्चा इसी बात कर रहा है कि 26 जनवरी को कौन इस देश का नागरिक होगा। ठीक है, और आगे की चर्चा जो है वो नागरिकता अधिनियम 1955 करेगा। तो आइए समझते हैं इन 4 आर्टिकल में क्या क्या बात कही गई है कि कौन व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल था। तो सबसे पहले संविधान का भाग 2 का अनुच्छेद 5, और यह चर्चा करता है कि एक व्यक्ति, देखिए हम उसी समय बताए थे पर्सन, ठीक है, तो एक व्यक्ति भारत का मूल निवासी होगा। ठीक है, भारत का मूल निवासी होगा यदि वो इन 3 कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। ये 3 कंडीशन, अगर इन तीनों कंडीशन को वो मानेगा तो वो क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को स्वतः ही भारत का नागरिक हो जाएगा। तो क्या क्या कंडीशन है कि उसका जन्म जो है वो कहां हो, इस भारत भूमि पर हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा है उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म, ध्यान रखिएगा दोनों में से नहीं, अगर माता चाहे पिता किसी में से, भाई उस समय विदेशी लोग भी थे तो हो सकता है कोई विदेशी महिला से किसी का शादी हुआ हो, किसी विदेशी पुरुष से किसी का शादी हुआ हो, तो माता पिता में से कोई एक का भी जन्म अगर भारत में हुआ है तो भी उसका पुत्र जो है वो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक 26 जनवरी 1950 को होगा। और अगला कह रहा है संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। इन दोनों कंडीशन को फिल कर रहा है, और इन दोनों कंडीशन के साथ एक तीसरा कंडीशन जो है वो अप्लाई ये है कि जन्म भारत में हुआ हो और संविधान लागू होने से, यानी कि संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, तो इससे 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो 1949, 1948, 1947 और 1946, तो 1, 2, 3, 4 और 1945। अगर वो 26 जनवरी 1945 से 26 जनवरी 1945 से यदि भारत में रह रहा है और इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 5 कह दिया और 3 कंडीशन बताया। तो प्रश्न अगर पूछेगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के लिए अनुच्छेद 5 में कितने शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है, तो हो जाएगा 1, 2 और 3 शर्त। पहला, जन्म भारत में, दूसरा माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में, और संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो। यह है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 देखते हैं, अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 6 कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति यदि पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है, और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तो निम्न में से 2 शर्तों को पूरा करके वह भारत का नागरिक बन सकता है। यह उन लोगों की, अब और यही जो आर्टिकल है दोस्तों, इसी आर्टिकल से नागरिकता का मामला भी आया। नागरिकता का मामला यहीं से प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो उन व्यक्ति को कह रहा है जो भारत में पैदा हुए थे, यहीं तो दूसरे देश के लोग आ रहे हैं, और विदेशी, पाकिस्तान से आने का मतलब क्या है, कोई विदेशी यहां आ रहा होगा, और जैसे ही विदेशी आया होगा उसकी पहचान करना आवश्यक हो जाएगा, उसको वो मौलिक अधिकार देने आवश्यक हो जाएंगे, उसको मानवाधिकार देने आवश्यक हो जाएंगे, तो यहां से नागरिकता का मामला उठेगा। तो क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं, एक व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तो निम्न में से 2 कंडीशन को पूरी करके वह भारत का नागरिक बन सकता है। पहले में 3 कंडीशन, यहां 2 कंडीशन। कौन कौन सा कंडीशन है देख लेते हैं। अगर 19 जुलाई 1948 से पूर्व यानी पहले, 19 जुलाई 1948, ये कौन सा डेट है, ये वो डेट है जब परमिट सिस्टम लागू हुआ था। परमिट सिस्टम, अब ये क्या होता है परमिट सिस्टम? गदर फिल्म देखे होंगे, गदर फिल्म में जब वो तारा सिंह जो है वो जब हीरोइन से मिलने जाता है तो वो एक लीगली तरीके से वो जा रहा होता है, ठीक है, वो ट्रक के माध्यम से जाता है और वो परमिट मांगता है कि हमको पाकिस्तान जाने का परमिट दे दीजिए, लेकिन उसको वो परमिट नहीं मिलता है। तो एक डॉक्यूमेंट जारी हुआ 19 जुलाई 1948, ये एक ऐसा डेट है जिस दिन से एक डेट जारी कर दिया गया। अब इससे पहले से जितने लोग, भाई देश का विभाजन होना था, देश का विभाजन हो चुका था, लोगों को पता नहीं था, तो लोग हिंदू और मुस्लिम इस तरफ उस तरफ जा रहे थे, तो जाने में पता नहीं है कि कौन कितना व्यक्ति आ रहा है, कितना व्यक्ति जा रहा है। तो आखिर सरकार के पास एक आंकड़ा होना चाहिए, और इस आंकड़ा के लिए क्या होगा, जब तक एक कागजात नहीं जारी करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कौन आया कब गया। तो ये डेट बनाया 19 जुलाई 1948 को। इसके पहले
अगर इससे पहले कोई भारत में आया हो और भारत में ही रह रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आया हो और वो नागरिक बन जाएगा। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 जिस दिन ये परमिट सिस्टम लागू हुआ, याद रखिएगा परमिट सिस्टम कब लागू हुआ, 19 जुलाई 1948 को। तो जब ये परमिट सिस्टम लागू हुआ, अगर उसके बाद वो भारत आया हो, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो और अपना पंजीकरण कराया हो, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के हम भारत के नागरिक रहेंगे, अपना पंजीकरण कराया हो और पंजीकरण कराने से 6 माह पहले से, मतलब जैसे मान लीजिए कि आज जून चल रहा है, ठीक है, और अगर जून महीने से पहले अगर वो 6 महीना पहले, मतलब जनवरी से उसको भारत में रहना होगा और तब जाके जून में क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा भारत की नागरिकता के लिए। तो पंजीकरण कराने से 6 माह पूर्व से वो भारत में निवास किया हो, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 6 के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 6, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिखते रहिएगा, और लिखेंगे तो साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इसके बाद प्रॉमिस है कि आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नागरिकता का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 7 देखते हैं, अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान आया हो और पुनः भारत से पाकिस्तान गया हो, ठीक है, गया हो और पुनः पाकिस्तान से भारत आ गया हो, भारत का नागरिक बन सकता है यदि, ठीक है, यदि, ये उन व्यक्ति की बात कर रहा है भाई। 1 मार्च 1947 ये कौन सा डेट है, ये वो डेट है जब माइग्रेशन शुरू हो गया था, जब लोग इधर से, देश की आजादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन माइग्रेशन जो है वो माहौल पहले ही बन गया, तो लोग आना जाना शुरू कर चुके थे। ठीक है, तो 1 मार्च 1947 से वो डेट माना जाता है जब धीरे धीरे लोग माइग्रेट होना शुरू हुए। तो 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया हो, भाई मन नहीं लग रहा है उसको पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान गया, वहां देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, भारत में ज्यादा अच्छी स्थिति है, तो भारत से पाकिस्तान गया और पुनः पाकिस्तान से भारत आ गया हो, तो उसे भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। इसके लिए एक कंडीशन, ठीक है, वो कंडीशन क्या है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कराने से 6 माह पहले से वो भारत में निवास किया हो। तो ठीक यही जो अनुच्छेद 6 का जो दूसरा कंडीशन था वही वाला है कि अगर जनवरी से अगर उसको भारत की नागरिकता चाहिए तो जून में रह रहा है, तो जून में अप्लाई करने से पहले उसको जनवरी में क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ओके, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 7। ठीक है, और ये उस व्यक्ति, अच्छा अभी आगे बता दे रहे हैं एक बात, अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है, कौन से लोग नागरिक होंगे, कह रहा है एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो। ठीक है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित यानी देश बटा न हो, अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, लेकिन वह भारत के बाहर निवास कर रहा हो। देखिए, पहला जो कह रहा था भारत में जो लोग रह रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि जो पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से इंडिया, तीसरा जो कह रहा है कि तीसरा कह रहा है इंडिया से गए पाकिस्तान और पाकिस्तान से पुनः आ गए इंडिया। चौथा जो कह रहा है अनुच्छेद 8 कह रहा है, ये कह रहा है कि अविभाजित भारत में पैदा हुए हो माता पिता चाहे दादा दादी में से, लेकिन उसका जो पुत्र है, जिस व्यक्ति को नागरिकता चाहिए, वो भारत में निवास नहीं कर रहा है, न पाकिस्तान में निवास कर रहा है, वो किसी तीसरे देश में निवास कर रहा है, वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे? यदि उसने अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसे अपना पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक मतलब वहां पे जो एम्बेसी है, ठीक है, जो विदेशों में एक भारत सरकार का एक ऑफिस होता है, उसको एम्बेसी के नाम से जानते हैं, तो अगर उस एम्बेसी में अगर उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में, पार्षदीय प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि अब एम्बेसी के अलावा जो डिप्लोमेटिक अन्य, उसमें क्या होता है कि जैसे किसी बड़े देश में एक एम्बेसी होता है और वहां बहुत बड़ा देश है, वहां पे राजधानी में एम्बेसी होगा और उसके छोटे छोटे और जगह होंगे जहां बहुत सारे भारतीय रह रहे होंगे, तो वहां पे छोटे छोटे और ऑफिस खोल दिए जाते हैं, उन्हें ही पार्षदीय प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है, तो काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव इनको कहते हैं। अगर उसने डिप्लोमेटिक तरीके से या काउंसिलर प्रतिनिधि के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे और वो भारत के बाहर निवास कर रहा है, तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है अगर उसने डिप्लोमेटिक तरीके से या काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 अनुच्छेद हम देखें जहां से नागरिकता 26 जनवरी 1950 को कौन इस देश का नागरिक होगा। अगले फ्रेम में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से नागरिकता जो है वो समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो आइए
आइए हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो आइए इससे पहले हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, ठीक है। और यहां बात हुई कि 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक होगा। तो यहां पे कुछ 3-4 बातें हम देखे। 5 वो देखे जो भारत का नागरिक था, जो भारत में निवास कर रहा था। 6 में हम लोग क्या देखे, जो पाकिस्तान से इंडिया आया। 7 में क्या देखे, जो इंडिया से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से पुनः इंडिया आया। और 8 में क्या देखे हम लोग कि वैसा व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा हो, ठीक है। ये 4-5 बातें हम लोग वहां सीखने का प्रयास किए। अब आइए अब देखते हैं कि नागरिकता, ये तो बात हो गई नागरिकता अर्जन की, 5, 6, 7, 8 में कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब आगे बात करते हैं नागरिकता समाप्त कैसे होगी, तो वो देख लेते हैं कैसे। तो ये सबसे पहले जो बात करता है वो अनुच्छेद 9 बात करता है कि इस देश में नागरिकता समाप्त कैसे होगी। बड़ा आसान सा, इसमें ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। तो यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव के, कोई दबाव में ना हो, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अगर अपनी इच्छा से अगर वो नागरिकता ग्रहण कर लेता है, जैसे भारत का व्यक्ति अगर अमेरिका का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो यह अनुच्छेद 9 कह रहा है। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 10, अगर संसद कोई कानून निर्माण कर दे तो प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है नागरिकता खो देगा। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि एक दिन संसद को मन किया कि सभी साइकिल से चलने वाले लोगों को भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, एक कानून बना दिया कि सभी साइकिल से चलने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो क्या होगा, साइकिल, जितने लोग साइकिल से चल रहे होंगे सबकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये होता है मतलब जैसे 2019 में जो सीए जो नागरिकता संशोधन विधेयक जो लाया गया था 2019 में, जिसपे विवाद हुआ, इन सब चीजों को लेकर इससे संबंधित कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे वो कोई डॉक्यूमेंट के आधार पर कह सकता है कि आप नागरिक नहीं होंगे, इन सब चीजों को लेकर वो अनुच्छेद 10 के तहत भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। याद रखना है कि संसद कोई कानून निर्माण कर दे तो एक क्राइटेरिया बना देगी कानून निर्माण करके, और उस क्राइटेरिया के आधार पर जितने लोग उस क्राइटेरिया को, उस मापदंड को फॉलो नहीं कर रहे होंगे वो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी उनकी। और अनुच्छेद 11 कह रहा है, अब इसमें नागरिकता अर्जन समाप्ति की बात नहीं, ये कह रहा है कि नागरिकता संबंधी संसद को यह अधिकार होगा कि नागरिकता अर्जन यानी कि प्राप्त करना और समाप्ति यानी कि खो देना। तो नागरिकता अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता संबंधी अन्य विषयों के लिए क्या करे, संसद विधि निर्माण कर सकेगी। संसद विधि निर्माण करेगी नागरिकता संबंधी, ना कि राज्य निर्माण करेंगे। अभी बताए थे क्यों, क्योंकि यहां पे भारत जो है अनुच्छेद 1 में बताए थे, भारत क्या है, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, ठीक है, जबकि अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। तो भारत में राज्यों को ऑटोनॉमी, राज्यों को पावर नहीं दिया गया है, भारत केंद्र को मजबूत रखा गया है। अगर राज्य नागरिकता संबंधी बनाएंगे तो फिर हर राज्य का अपना अपना, जिससे इस देश की अखंडता, जो प्रस्तावना में जो बात लिखी हुई है अखंडता, वो अखंडता टूट जाएगी, भाईचारा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि नागरिकता संबंधी, अर्जन संबंधी, समाप्ति संबंधी और नागरिकता से संबंधित और जितने भी कानून हैं उन कानूनों का निर्माण कौन करेगा, संसद करेगा, ठीक है। तो इस संबंध में अब बना क्या, ये सारी बातें तो हो गई किस दिन की, 26 जनवरी की। भाई 26 जनवरी के बाद भी तो कुछ लोग इस देश के नागरिक बनेंगे, तो उनके लिए अब इसी संबंध में संसद ने क्या किया, एक कानून बनाया जिसको कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। और समय समय पर इस पे क्या किया गया, 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2016 में हुआ, 2019 में हुआ। तो ये है नागरिकता अधिनियम 1955, जो बताता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश के नागरिक कौन होंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसी पे संबंधित एक अगला पार्ट और आएगा नागरिकता का, और इसमें हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि कुल 5 प्रकार, अब जो 1955 का अधिनियम बनाया गया इसमें 5 प्रकार बताए गए, उन 5 प्रकारों पर क्या हो सकती है, भारत की नागरिकता अर्जित की जा सकती है, और कुछ 3 प्रकार बताए गए जिससे नागरिकता समाप्त हो जा सकती है, ठीक है। तो आप ये अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। इस वीडियो को अगर यहां तक देख चुके हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर ढेर सारे, खूब सबसे ज्यादा आप शेयर कीजिए, और उसके बाद अगर बचा हुआ है, अगर यहां तक देख लिए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जब भी अगला वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए।
प्रगति आईएएस के साथ जुड़े रहिए और हम कंटिन्यू आपके लिए ये सीरीज चलाते रहेंगे। और दावा है आपसे कि अगर ऐसा कंटेंट अगर आपको फ्री में मिल जाए तो ये एकदम दावा है, और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। यहां तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।